हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले डिटेल्ड में कि क्लाउड एआई का यूज़ करके किस तरीके से फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं और उसको डायनेमिक बनाएंगे। यानी कि एक बार आप काम करोगे ये डिटेल्ड में, एक बार प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद नेक्स्ट मंथ में सिर्फ आपको मंथली पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो पेस्ट करना है 1 महीने का, वो फर्दर 12 महीने का आपको फोरकास्ट कर देगा और ये सब पॉसिबल है। बिल्कुल, जब आप सारा कुछ बना लोगे 1 से 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो सारा फाइनेंशियल मॉडल अगेन। वैसे मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स बनाया है जो 10 घंटे का 12 घंटे का है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। एफपीएनए का कोर्स है यूट्यूब पे है, बिजनेस प्लानिंग का कोर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है और एफआर का भी कोर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से बहुत सारा कोर्स है जो 50-60 घंटे का आपको इजीली अवेलेबल है। बस आपको ये करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। उसके अलावा आप हमें गाइडेंस भी दे सकते हो, बता भी सकते हो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इम्प्रोवाइज करें और हम डे बाय डे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक्सेल शीट है और कंट्रोल एन, ये एक्सेल शीट हमारा फ्रेश एक्सेल शीट है। अब यहाँ पे देखो आप क्लाउड एआई करके कनेक्ट है, ठीक है। मैं इसको रिमूव नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि रिमूव कर दूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको ऐड कैसे करते हैं उसका मेथड बता देता हूँ। तो ये सिंपल ऐड ऑन पे जाना है आपको। देखो ये होम है, होम पे ऐड ऑन का ऑप्शन होता है। ऐड ऑन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार पे हमको क्लिक करना है और उसमें लिखना है क्लाउड एआई। यहाँ पे आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, उसको ऑथराइज कीजिए, उसको लिंक कीजिए। उसके बाद वो आपको अपने आप ही भेज देगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे क्लाउड एआई का जो प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर आपको भेज देगा। क्लाउड एआई का एक्सेस होना चाहिए आपके पास, तो ही आप एक्सेल सीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको कि जैसे आपको कनेक्ट करना है या कुछ करना है, आपको इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको कनेक्ट बस ऑथराइज करना है, कनेक्ट करना है, थोड़ा देर में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे भी आपको जैसे क्लिक करने पे जैसे ये चैट बॉक्स हुआ ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एक्सेल जो है कनेक्ट हो गया क्लाउड एआई से। जैसे मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। गेट स्टार्टेड विद दिस स्किल। अब इसमें मैं 2 चीज़ आपको पहले वार्न कर दूं कि पहला ये कि क्लाउड क्लाउड एआई से जो भी आप बनाते हो उसको आपको पूरे तरीके से 100% आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये डेटा आपका 70-80% एक्यूरेट रहता है। 100% भी अगर एक्यूरेट है तो भी आप इसको 70-80% समझिए और पूरा रिव्यू कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि क्लाउड एआई इज लाइक ए लिटिल चाइल्ड, ठीक है। क्लाउड एआई 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो आपको 70-80% इसको एक्यूरेट समझना है। आपको थोरो इन्वेस्टिगेट करना सारे फाइनेंशियल मॉडल वगैरह सबको। वो अलग बात है कि ये 10 मिनट में आपका सब कुछ क्रिएट करके दे देता है, लेकिन रिव्यू तो आपको करना पड़ेगा और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। इसके अजम्पशन, इसके फोरकास्ट, क्या चीज़ कैसे लिंक किया है, आपको 2-4 बार रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको भी जब ट्रस्ट हो जाए तो फिर आपका रिव्यू धीरे-धीरे कम होता जाएगा और इसके साथ आपका डिस्कशन चलता रहेगा और आप उसको जहाँ-जहाँ गलती किया है इसमें वो आप उसको चैट में यहाँ पे आकर के बताते जाओगे तो वो एक्यूरेट करता रहेगा। उस तरीके से एक टाइम आएगा जब आपको सिर्फ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेस्ट करना है और उसको बोलना है कि भाई इसको बना दे, तो वो 10 मिनट में आपको सब कुछ बना के दे देगा। सीएफओ लेवल प्रेजेंटेशन भी बना के दे देगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है, जो ज़्यादा पावरफुल है मेरे मेरे हिसाब से, जो एक्सेल में जो मैंने आप लोग को फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स सिखाया है, तो उसमें मैंने पूरा डायनेमिक एक्सेल बनाया था। तो उसका क्या फ़ायदा है? उसमें भी सिर्फ़ आपको डेटा ही कॉपी पेस्ट करना और रिफ्रेश करना है, वो सारा असम्पशन वगैरह सब कुछ अपडेट कर देगा। लेकिन जो हार्ड कोडेड असम्पशन है उसको आपको, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि हार्ड कोडेड कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो ऑलरेडी आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लोगे और उन हार्ड कोडेड असम्पशन को आपको रिव्यू करना और जो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ वो भी रिव्यू करना और जो आपका बोर्ड से जो सजेशन मिला है कि हमको रेवेन्यू 10% चाहिए, हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको 2% बढ़ाना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स 2% कम करना है, यानी कि इन्वेंट्री कम करना है। इन्वेंट्री कम करने के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करना होगा। वो सारा लिंक होता है, तो वो सारा बजट आपका रिवाइज़ होगा। तो ये तो कर लेगा अपने हिसाब से, लेकिन आपको भी रिव्यू करना होगा कि इसने सही से सारा बजट रिवाइज़ किया है कि नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ज़िम्मेदारी का काम है और कंपनी का बिज़नेस और पैसे का मामला है, तो सीरियसली इसको सीखना होगा। और जो लोग यहाँ पर टाइम पास के लिए आए हैं, तो वो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम दे करके पेशेंस के साथ ही सीखना होता है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो मैंने जो एक्सेल मॉडल बनाया है, वो भी डायनामिक है
उसमें भी बस आपको थोड़ा बहुत रिव्यू करना है और आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। उसको उठा के फिर यहाँ पेस्ट करके यहाँ आप उसको बोल सकते हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सीएफओ लेवल का, वो हम अभी आपको सिखाएंगे कि क्या प्रॉम्प्ट डालना है और कैसे डालना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने पीएनएल डाल दिया है एक कंपनी का, ठीक है, 6 महीने का डेटा डाला। अगेन रिकमेंडेड है कि हमेशा 36 महीने का या फिर 5 साल का डेटा जरूर डालें, और प्रॉम्प्ट डालते वक्त उसमें आप उसको ये भी बोले कि सीजनलिटी फैक्टर भी रिव्यू करें, ठीक है। सीजनलिटी फैक्टर होता है हर बिजनेस में, ठीक है। पीएनएल डालेंगे, बैलेंस शीट भी डाल दिया है, कैश फ्लो मैंने डाला। ये डेटा जो है, ये तीनों मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये तीनों डेटा हमने डाला है, ठीक है। ये डेटा इसने बनाया है। अब ये प्रॉम्प्ट हमने इसको डाला है, एक बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड 6 मंथ डेटा काइंडली प्रिपेयर 12 मंथ रोलिंग फोरकास्ट एंड मेक इट डायनेमिक। डायनेमिक लिखना जरूरी है, तभी वो सब चीज को लिंक करेगा। एंड सो दैट नेक्स्ट मंथ व्हेन आई शेयर एंड ऐड 7th मंथ या एक्स्ट्रा मंथ का डेटा, यू कैन फोरकास्ट अगेन फर्दर 12 महीने का रोलिंग फोरकास्ट बना देना, एंड दिस विल बी कंटिन्यू। ऑल्सो क्रिएट सीएफओ लेवल केपीआई हैज बिजनेस, वो मैंने उसको बताया है कि सीएफओ लेवल का डेटा आपको सीएफओ लेवल का डेटा आपको क्रिएट करना है। और योर फाइंडिंग एंड सजेशन, यानी कि जब आप ये डेटा प्रिपेयर करोगे, मैं बोल रहा हूँ क्लाउड एआई को कि जब आप ये डेटा प्रिपेयर करोगे तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी वो अलग हमको हाईलाइट करो, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। उसके बाद सजेशन भी दो एज ए टॉप बिजनेस कंसल्टेंट, यानी मैकेंजी हो गया या और भी इस तरह का जो भी बीसीजी फर्म है, उन लोग के लेवल पे आपको सोचना है और उन लोगों के लेवल पे आपको सजेशन देना है। ये क्लाउड एआई को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सीएफओ फॉर अवर फर्दर एक्शन, यानी कि सीएफओ को आगे क्या एक्शन लेना है उसके बारे में आप बताओ। सजेस्ट वी आर विनिंग और लूजिंग। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने डाला है वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एज ए फाउंडर हमेशा ये सोच होती है कि फाउंडर के पास टाइम नहीं है कि आपका 38 पेज का पीपीटी देखे या 40 पेज का पीपीटी देखे। उसको 2-3 चीज देखना होता है कि क्या हमारा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, क्या उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है या नहीं, EBITDA ग्रो हो रहा है या नहीं, हमारा कहाँ पे कॉस्ट जो है फालतू में जा रहा है, कौन से रेवेन्यू के सोर्स है जो कि अच्छे नहीं है, जो कि हमारा प्रॉफिट खा रहे हैं, और इस तरीके के 4-5 चीजें उनको देखना होता है। तो हर बिजनेस के हिसाब से सीईओ का, सीएफओ का माइंडसेट अलग अलग होता है, वो अलग अलग केपीआई देखते हैं। तो हर इंडस्ट्री का अलग होगा, तो वो चीज यहाँ पर आप उसको बोलोगे हैज सेस, यानी कि सैस बिजनेस का अगर आप उसको बोल दोगे कि एफएमसीजी के हिसाब से बनाओ, तो वो एफएमसीजी के हिसाब से आपका केपीआई बना देगा। वो इतना वो ये सब चीज समझता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेशल कुछ आपको इसको रिक्वेस्ट करना है कि इस पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम को या रेवेन्यू सोर्स को आप ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करो और उसका कुछ और काम कराना है तो वो बता सकते हो। उसके अलावा मैंने उसको बोला यूनिट इकोनॉमी, चर्न और न्यू कस्टमर एडेड हुआ है या कुछ कस्टमर चले गए हैं तो वो क्या हैं। तो उस हिसाब से फ्यूचर भी हमारा बनाओ कि क्या हमारा कस्टमर ऐड होगा, कितना कस्टमर जाएँगे, एक्सपेक्टेशन। उसको हम फर्दर रिव्यू करके मैनेजमेंट के साथ और सेल्स टीम के साथ बैठ करके आप उसको फर्दर आप अपडेट कर सकते हो। ये तो assumption बना करके बना देगा, मॉडल बन जाएगा, बट जब आप उसमें जाकर के अपडेट करोगे और उसके बाद मॉडल को रिफ्रेश करोगे तो मॉडल भी उसी हिसाब से रिफ्रेश हो जाएगा। ये तभी होगा जब डायनेमिक होगा, सब कुछ लिंक होगा, ठीक है। अगेन तो वही मैं बोल रहा था कि मेरा जो एक्सेल शीट है, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया फाइनेंशियल मॉडलिंग में, उसमें ये सब कुछ ऑलरेडी डायनेमिक है। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ पे मैंने SaaS बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया था, वहाँ पे मैंने नॉर्मल बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, तो वो उसी तरीके से काम करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस अलग-अलग होते हैं, तो एक बार में हर चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। यूनिट इकोनॉमी, चर्न वगैरह ये सब तो डिस्कस कर लिया, उसके बाद बोल दिया मैंने क्रिएट मॉडल नाउ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डाल के प्रॉम्प्ट डाला, अब देखो ये आधा काम करके ये मेरे से पूछ रहा है कुछ सवाल। क्लाउड वांट टू रीबिल्ड एक्शन डेटा रिक्वेस्ट टेबल, उसके बाद फिर वैल्यू रेंज, ये सारा चीज़ वो पूछ रहा है, तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो वो आगे काम करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये एक्सेल शीट पे ये काम करेगा तो टाइम लग जाएगा, और हम अभी जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं उस पे हम वही आपको प्रेजेंट करें कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये तो आपको दिख ही रहा है ना। अब देखो जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे कि कंट्रोल पैनल लाइव 6 एक्चुअल मंथ डिटेक्टेड, ये सारा लिखता जाएगा कि क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब ये डेटा, ये दूसरा एक्सेल है ना, ये दूसरा वाला एक्सेल है जो ऑलरेडी मैंने काम किया था, ठीक है। इसमें भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सेम आप फर्दर इम्प्रोवाइज करा सकते हो। जैसे मैंने बोला ना आपको 3 महीने का फाइनेंशियल डाल करके यहाँ पे बोलोगे कि रिफ्रेश करो,
तो वो रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। अब ये तो अपना डेटा था, assumption। फिर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये assumption जो है इसने खुद ने बनाया था, ठीक है। तो ये assumption का जो चीज़ है ये आपको थॉरोली रिव्यू करना पड़ेगा, और इसका क्या कैप ले रहा है वो, और क्या assumption कैसे ले रहा है, ठीक है, वो सब आपको चेक करना है। आपको उसका फ़ॉर्मूला वगैरह भी चेक करना है, जैसे ये डेटा सोर्स में पहले 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना चाहिए इसको डेटा। फिलहाल इसने सिर्फ़ P&L का डेटा लिया है रेवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने इसे सिर्फ रेवेन्यू फोरकास्ट कराया है, हमने बैलेंस शीट और कैश फ्लो फोरकास्ट नहीं कराया है। अगर वो बोलेंगे तो फिर वो ये डेटा सोर्स को अपडेट करेगा, बैलेंस शीट का भी डेटा लेगा और आपको कैश फ्लो का भी डेटा लेगा, और उसका भी असम्पशन वगैरह क्रिएट करेगा। जो भी मेथड है हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिखाया है, तो मैं वहाँ पे क्या कैसे फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं वो हमारा भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं है सीखने का। यहाँ पर हमारा मेन इंटेंशन है कि क्लाउड एआई यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं वही चीज़ मिनटों में, ठीक। तो ये यहाँ सारा डेटा उठा लिया है, ये सब आपको चेक करना होगा, फ़ॉर्मूला सब सही है नहीं, फ़ॉर्मूला तो ऑलरेडी सही ही होता है, बट आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअल डेटा इसने उठाया है ना? आपको डायनेमिक है ये, यहाँ पर अगर आप चेंज करके मान लो ₹5 लिख दिया, अब डेटा में जाओ, देखो यहाँ चेंज हो गया, है ना? तो ये डेटा सब डायनेमिक है, ठीक है। तो हमने इसको डायनेमिक बोला था, इसने डायनेमिक बनाया है, कहीं भी कुछ भी चेंज होगा सारा चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा डिफरेंट रेवेन्यू का सोर्स है। उसके बाद अपने और भी डिफरेंट रेवेन्यू के सोर्स हैं, जैसे SaaS बिजनेस के अंदर इतने डिफरेंट रेवेन्यू सोर्स हैं, उसी तरीके से पेमेंट रेवेन्यू के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, उसका भी डेटा इसने लिया है, फिर उसने इसी हिसाब से एजम्पशन क्रिएट किया है, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को एक्सेल शीट और प्रॉम्प्ट वगैरह सब शेयर करेंगे, तो आप इस पे इन्वेस्टिगेट करना फर्दर। अभी हमारा सिर्फ इंटेंशन है कि कैसे काम करता है वो सीखना, ठीक। ये assumption इसने अपडेट कर दिया, फिर उसने फोरकास्ट बना दिया। फोरकास्ट उसने 2 तरह का बनाया, पेमेंट रेवेन्यू का फोरकास्ट अलग बनाया है और पीओएस का रेवेन्यू का फोरकास्ट अलग बनाया है। तो यहाँ पर हमारा टोटल, अब इसका फॉर्मेटिंग भी आप सही कर सकते हो, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है वो भी मैंने आप लोग को सिखाया है कैसे होता है, ठीक है। कलरिंग कैसे करते हैं वो सब चीज़ आप इसको कर लेना। अब वो मैं कर करके बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, डार्क इसको डार्क ब्लू करता हूँ, इसको व्हाइट करता हूँ, तो ये सब फॉर्मेटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा इंटेंशन अभी सिर्फ सीखने का है ना। तो ये सारा इसने फोरकास्ट कर दिया ऑलरेडी। जून 27 तक का एफवाई टोटल भी इसने बनाया है, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। ये रेवेन्यू है इसका, रेवेन्यू साइड है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आपका, फिर आपके क्या क्या कॉस्टेज है वो बता रहा है। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन, बैड डेट का एक्सपेंसेस कितना होगा। तो ये जेन्युइनली सेम होगा ज़रूरी नहीं, फ्यूचर हमेशा डायनामिक होता है, बट हाँ ये बता तो ज़रूर है, कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। EBITDA भी कैलकुलेट करके दे रहा है, एमआरआर भी कैलकुलेट करके दे रहा है। बैड डेट का क्या है कि आप कितना बुक करोगे नहीं करोगे उस पर डिपेंड करता है, बट ये यहाँ पे ले रहा है कि आपका इतना बुक हुआ है 1 महीने में, तो अगले महीने भी उसी के आसपास हो, तो उसी हिसाब से अपने कैलकुलेट करके बता रहा है, ठीक है। देखो एक देख लेते हैं बैड डेट का एजम्पशन लिया है इसने, ग्रॉस ग्रॉस सेल्स का एजम्पशन D62, यानी कि जो हम लोग बैड डेट, ये वाला बैड डेट जैसे कि है पिछले महीने का, वो रेवेन्यू का कितना परसेंट है, उसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ेगा तो बैड डेट कितना बढ़ेगा, वो एजम्पशन इसने लिया है। बैड डेट सर्च कर लो आप, देखो डेटा सोर्स से D45, यहाँ पे 45 नंबर कॉलम, ये बैड डेट का कॉलम है ना, यहाँ से उठा रहा है डेटा एजम्पशन में, और उसको यानी कि AD24 रेवेन्यू का होगा, उससे डिलीट कर रहा होगा। AD24 देखो है ना, टोटल सेल्स, ग्रॉस सेल्स, यानी कि उससे डिवाइड करके परसेंटेज निकाला है, वही परसेंटेज उठा के वहाँ डाल रहा है। अब मान लीजिए कि हमारा जो बैड डेप्थ है, अब मान लेते हैं हमारा बैड डेप्थ जो है वो रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है हमारा
आपको रेवेन्यू के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, ठीक है, रेवेन्यू 1, रेवेन्यू 2, ठीक है, सिंपल करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आपका रेवेन्यू 3 है। रेवेन्यू 1 से मान लीजिए आपका 1 मिलियन का सेल्स है, रेवेन्यू 2 से 0.5 मिलियन का, रेवेन्यू 3 से भी 1 मिलियन का। लेकिन रेवेन्यू 3 जो है वो मोस्टली रिकवर नहीं होता, यानी ये एआर में 80% रहता है, सिर्फ 20% ही रिकवर होता है। अगर ये 20% रिकवर होता है तो इसका मतलब है 80% बेड डेथ होगा। तो इसका 80% बेड डेथ तो आपको बुक करना पड़ेगा, करेक्ट। 80% इसका ले लिया, और ये जो है ये मान लीजिए आपका 95% रिकवर होता है, 5% के आसपास बेड डेथ होता है। अब ये मुझे पता है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको पता है, लेकिन क्लाउड एआई को तो नहीं पता है ना, और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाल लिया सबका। अब जो हम बेड डेप्थ निकालेंगे, इतना इंटू इंटू पेड की डालेंगे, ये रेवेन्यू है आपका, ये आपका रिकवरी परसेंटेज है, और अनरिकवरेबल होने का चांसेस कितना है, यानी कि बेड डेप्थ होने का प्रोविजन का चांस कितना है। तो प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ कितना आया, इतना प्लस इतना प्लस प्लस दिस, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू ऐसे, ये ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू था। और अगर हम एवरेज लेते हैं, मान लीजिए कि ये कितना परसेंट आ रहा है टोटल का, टोटल का 35% ये बता रहा है कि आपका बेड डेप्थ होता है, ठीक है, बेड डेथ होता है ना, 35% बता रहा है। यानी कि आपका ₹2.5 का, 2.5 लाख का, 2.5 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 0.87 का आपका, यानी कि ₹1 के आसपास आपका बेड डेथ आ रहा है, तो ये आपका 35% के आसपास हो गया। तो ये ग्रॉस पे उठाएगा अगर, तो अगला साल आपका मान लीजिए कि सिनेरियो सेकंड में आपका ये रेवेन्यू आपका बढ़ता है 2, ठीक है। अब इसने कितना कैलकुलेट कर दिया बेड डेथ आपका, 92 92 लाख मान लेते हैं, क्योंकि ये सब अमाउंट को हम करोड़ लेके चल रहे हैं। और अगर तीसरा सिचुएशन ये एक ही रहता और ये बेड डेथ आपका रहता, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये है टोटल रेवेन्यू इनटू बेड डेथ का प्रोविजनल परसेंटेज, तो यहाँ तक तो ये ठीक है, करेक्ट। यहाँ पर ये दोनों ठीक है। लाइट कलर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोग को। यहाँ पर ठीक है। उसके बाद सिनारियो 1, जैसे अजम्पशन में दूसरे साल में हम रेवेन्यू मान लीजिए कि ये वाला ग्रो हो गया नेक्स्ट ईयर, ये उतना ही रहा, वो उतना ही रहा, इसने बेड डेथ बढ़ा करके कितना कर दिया, 92। इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अगर ये 1 रहता, सॉरी, और इसका भी परसेंटेज लेते हैं ना, टोटल रेवेन्यू इतना इंटू प्रोविजन का परसेंटेज के हिसाब से, ये तो नेचुरल हुआ। अगर आप और मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस मेथड से कैलकुलेट करें जो यहाँ पर है, ठीक है, उसमें यहाँ पर सेम रह गया अगर, और ये बढ़ के 2 हो गया, तो आप तो कैलकुलेट करोगे तो बेड डेथ आपका देखो कितना बढ़ गया। बेड डेथ बढ़ करके कितना हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1.6 सीआर आ गया। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करता, अच्छा ये परसेंटेज कैसे चेंज हो रहा है, अच्छा इससे ले रहे हैं इसलिए हो रहा है। ये परसेंटेज लो कि जो पुराना तरीके से तो आपका बेड डेप्थ ये होता, तो ये 26% ही आता, जो 26% से 92 कैलकुलेट हुआ था। उस हिसाब से अगर इससे हम कैलकुलेट कराते तो
ये बैड डेट बोल देता है कि 925 आ रहा है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि किस रेवेन्यू सोर्स का बैड डेट ज़्यादा है, यानी कि इस वाले रेवेन्यू का 80% जो है आपका बैड डेट हो जाता है, 20% ही रिकवर होता है, या जो भी आपका बिज़नेस मॉडल है उस हिसाब से आप देखोगे। तो आप अगर प्रेडिक्ट करोगे तो ये करोगे, और क्लाउड एआई करेगा तो ये करेगा। तो ये चीज़ आपको चेक करना और इसको यहाँ पर समझाना है। तो जैसे जितना आप समझाओगे उतना ये इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, आप इसको इसके थ्रू आप बाकी असम्पशन को भी आप चेक करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार क्लाउड एआई पे बहुत अच्छे से सब कुछ ऑटोमेट हो गया, या आपने एक्सेल पे बहुत अच्छे से सब कुछ ऑटोमेट कर लिया, तो आगे का आप कोई भी फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, टीसीएस का बना दो, किसी भी चीज़ का बना दो आप, फटाफट वो काम हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद देख लेते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट इसने अगस्त से फोरकास्ट किया है आपको 12 महीने का। नीचे देखो आपको पीओएस का भी फोरकास्ट इसने कर दिया है। वो किस तरीके से कर रहा है, क्या कैलकुलेशन है, वो सारा आप खुद चेक कर लेना, एक्सेल हम शेयर करेंगे आपको, ठीक है? फिर यहाँ पर आपको एक समरी भी दे रहा है ओवरऑल, ठीक है? समरी है या क्या है वो भी देख लेना आपकी क्या है। अब केपीआई में आते हैं, तो इसने केपीआई भी बनाया है कि जैन से 26 आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल से कितना आ रहा है, पेमेंट रेवेन्यू से कितना, अदर रिकरिंग से कितना रेवेन्यू है, चर्न क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग समझना है इसको, कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट क्या है, ठीक है? ये भी कैलकुलेट करके दे रहा है। फिक्स फी, लोगो चर्न कितना है, ये सब चीज़ आपको बता रहा है। टीपीवी कितना है अपना, फिर इस कंपनी का एबीसी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, लोगो से कितना है, न्यू कितना है, चर्न कितना है, ये सारा डिटेल दे रहा है यहाँ पे। अब ये सब करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यूनिट इकोनॉमी सब किया है इसने, फोरकास्ट भी बना के दे दिया आपको अगस्त से, ठीक है? एमआरआर वगैरह, और ये सब लिंक्ड है, सब फार्मूला से है ना, तो कोई भी चीज़ आपको चेंज करोगे एक जगह तो सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये सारा रेवेन्यू का प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमी सब, ये एक्चुअल है, ये सारा एक्चुअल है यहाँ तक, और इसके नीचे से फोरकास्ट है, ठीक है? हम लोग जब बनाते हैं फाइनेंशियल मॉडल, एक्चुअल यहाँ रखते हैं, फोरकास्ट इधर रखते हैं, बट ठीक है, इसने ऊपर नीचे किया। अब इसने फाइंडिंग्स भी आपको दिया है कि इस डेटा को बनाते हुए हमें क्या-क्या नया चीज़ सीखने को मिला। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, नेट रेवेन्यू लेटेस्ट मंथ क्या कह रहा है, ग्रोइंग बट मिक्स इज डिटोरियोरेटिंग, यानी कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, बहुत हाई लेवल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको इबिटा वगैरह आपको देखो ग्रीन शो कर रहा है, इबिटा में आपको बोल रहा है कि मार्जिन इज शार्पली सिंस जनवरी, स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ इट, यानी कि सामने से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इबिटा। नेट इनकम जो है आपका बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा खराब कंडीशन में है, बट हाँ ग्रीन नहीं है ना रेड है, बीच का है, ग्रे एरिया में भी आ रहा है। पॉजिटिव मंथली बट निगेटिव ईयर टू डेट, ठीक है? इस महीने में पॉजिटिव है, लेकिन बाकी ओवरऑल निगेटिव भी है, ये बोल रहा है। उसके बाद आपका कंसर्न क्या है, वो बता रहा है आपका कि आपका लेटेस्ट कैश फ्लो जो है वो डाउन हो गया है, रेड फ्लैग है, आप अलर्ट हो जाइए इससे पहले कि कैश आपका खत्म हो जाए। उसके बाद आपको और भी ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, आपको देखना है, समझना है। फिर क्या चीज़ है जो परफॉर्मेंस ड्राइव कर रहा है, कैपेक्स क्या है, रेवेन्यू का सब चीज़ इसने यहाँ पे बना के दे दिया बोर्ड से। हमें क्या पूछना है, अप्रूव द शिफ्ट ऑफ कस्टमर हार्डवेयर लीज पास थ्रू मॉडल, mandate independent review of early termination of fees receivable and set the provision policy। तो ये सारा चीज़ वो रिकमेंडेशन ले रहा है, बोर्ड से पूछ रहा है, आप बताओ हमें क्या करना है। तो इसमें ये सारा काम तो करेगा, लेकिन आपको भी, आप एज ए फाइनेंस एनालिस्ट जब ये सारा काम हुआ होगा तो आपको भी जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी ये आपको बता रहा है, तो आप उस पे भी आप रिसर्च करोगे। तो इस तरीके से क्लाउड एआई एक आदमी को 4 आदमी का ताकत दे देता है, समझ रहे आप? ऑथराइज स्टैंड बाय फैसिलिटी इंश्योरेंस ड्रॉ। अब ये जो पूरा बिजनेस है, तो इसमें क्या हुआ है कि कंपनी जो है सैस बिजनेस के साथ हार्डवेयर फ्री में देती है, तो कस्टमर 4-5 महीना रह करके छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैश डाउन जा रहा है, और एसेट परचेज करने में कॉस्ट लगता है, या फाइनेंस कर रहे हो तो भी आपको कॉस्ट लगता है। उसके अलावा आपका कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट लगता है, फिर कस्टमर 4 महीने में लेके चला जाता है, तो एसेट भी आपको रिकवर करने में टाइम लगता है, और हो सकता है रिकवर ना भी हो, क्योंकि यूएस में और अदर कंट्री में, इंडिया में तो रिकवर होता है, एजेंट 10 बार भेजते हैं और रिकवर करके मानते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी है
या बड़ा इकोनॉमिकली अच्छी वेल कंपनी, तो वहाँ पर बहुत कम एसेट रिकवर होता है। तो उसको हम बिलिंग करते हैं कि हमने आपको ये चीज़ दिया था, अगर आपने हमारे साथ टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने दिन का है, आप ये सर्विस ले रहे हो, अगर आप बीच में तोड़ते हो तो आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, अर्ली टर्मिनेशन फी, उसी को ईटीएफ बोलते हैं। तो उन सब के बेसिस पे कंपनी का क्या है कि कैश बहुत बर्न हो रहा है सेल्स बढ़ाने के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए स्टार्टअप क्या करती है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जैसे कि ये फ्री हार्डवेयर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उससे वो एक्वायर तो हो जाता है, लेकिन वो रिटेन नहीं रहता, क्योंकि वो कस्टमर को आपसे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आप अर्ली स्टेज हो और आपको रेवेन्यू चाहिए, इसलिए आप ये कर रहे हो। लेकिन ये जेन्युइन रेवेन्यू नहीं है। देखा जाए तो ये पैसा नहीं लाके दे रहा, आपका कैश बर्न करा रहा है और 4 महीने में कस्टमर भी चला जा रहा है। तो या तो आपको जितना कैश आ रहा है उतना कैश चला जा रहा है, ये हो रहा है, या फिर आपका कैश ज़्यादा जा रहा है और आ कम रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफ़िट कम होता जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी आपको सारी जगह पे दिखेगा। तो ये सारा बिज़नेस का मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इस कंपनी में चल रहा है। तो रिसीवेबल एजिंग विथ अर्ली टर्मिनेशन डाटा स्टिल रिक्वायर, क्या-क्या डेटा चाहिए, इस रिसीवेबल एजिंग चाहिए इसको, आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देना, तो वो फर्दर आपका इम्प्रोवाइज़ करेगा, आपका असम्पशन वगैरह हर चीज़। स्पॉन्सर नेट, और आप इसे वहाँ पे डिस्कशन कर के आप उसको बता भी सकते हो कि क्या चीज़ पे ध्यान दो, क्या चीज़ पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, वो सब आप बता सकते हो। ठीक है, लीज़ फैसिलिटी, कंपनी में लीज़ भी है, उस पे भी डेटा माँग रहा है कि आपका लीज़ का क्या रेट है, कितना पैसा आपका लीज़ में डला हुआ है, क्या आपका उसके थ्रू आपको मंथली लीज़ पेमेंट करते हो, ये सारी चीज़ उसको चाहिए। जो भी डेटा माँग रहा है वो आप बताओगे, तो वो और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। अब मेन पॉइंट है, इसने 3 वे ऑडिट में इसने क्या किया कि तीनों फाइनेंशियल मॉडल मिला के रिव्यू किया है कि रिकॉन्साइल हो रहा है या नहीं, ठीक है। बोर्ड चार्ट इसने बनाया है, उसके बाद फाइंडिंग्स भी आपने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि इसने प्रेज़ेंटेशन जो बनाया है, वो आपको दिखाऊँ। प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाया है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ से ढूँढ करके पुराना चैट जो है हमारा वो लाया हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ। ये वही डेटा है, जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने दिया था, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको कस्टमर लेवल डेटा, टीपीवी वगैरह, चर्न रेट, ये जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो सब देने के बाद, और उसको पूछे क्या और क्या डेटा चाहिए, वो सब जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ, वो प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सारा इसने काम किया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मैंने क्या डाला था। ये डालने के बाद उसने मुझसे पूछा कि आपका कैश फ्लो बैलेंस शीट, यानी कि मैंने जब इसमें डेटा डाला था तो कैश फ्लो और बैलेंस शीट मिस हो गया था, तो इसने मुझे माँगा, तो मैंने वापस से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और उसको बोला कि अवेलेबल है, अब चेक करो। फिर उसने चेक किया, काम किया, काम करने के बाद लेट मी नो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने सब किया, उसके बाद इसको मैंने पीपीटी बनाने के लिए बोला था, प्रेज़ेंटेशन सीएफओ लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। तो वहाँ पे ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि मेरा जो है पीपीटी प्रेज़ेंटेशन वाला कनेक्ट नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे अगेन होम में जाके ऐड ऑन में जाकर के क्लाउड एआई को कनेक्ट किया, फिर उसने मुझे ऑथराइज़ करने बोला, क्लाउड एआई ऑनलाइन सोर्स में गए, यहाँ से क्लिक करते हुए आपको ऑटोमेटिकली आपको क्रोम पे यहाँ पे क्लाउड एआई की जगह यहाँ पे भेज देगा और वहाँ पे आपको कनेक्ट कर लोगे, फिर वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? और आपको समझ में ना आए तो आप इससे भी पूछ सकते हो, जैसे मैंने पूछा ऐसे, लेट मी नो हाउ आई कैन कनेक्ट दिस। तो इसने मुझे इंस्टॉल कर लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर गो टू ऐड इन, जैसे ना इंसर्ट में जाके गो इन सर्च क्लाउड करो, गो टू ऐड इन, इसके बाद सर्च क्लाउड करो, फिर ऐड कर लो, फिर वो बाकी पूरा प्रोसेस बताया। वो सब करने के बाद मैंने बोला कि चेक करो कनेक्ट हो गया, तो उसने फिर रिव्यू किया और सारा रिव्यू करके ये इसने आउटपुट भी दिया है कि हम आपके पीपीटी में क्या चाहते हैं। उसके बाद फर्दर हम इसको बोलेंगे तो और टेक्स्ट जो है हैवी है तो टेक्स्ट कम कर देगा। बट आओ समझते हैं कि इसने किस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाया है, जो आपके लिए भी हेल्पफुल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस तरह का प्रेजेंटेशन देते हैं। तो वो ये सिंपल है, 4 मंथ, ये देखो सिंपल दिखा रहा है यहाँ पे, EBITDA इज राइजिंग व्हाइल कैश इज फॉलिंग, यानी कि EBITDA आपका इतना था, वो आपका सॉरी EBITDA ये ग्रीन ये ब्लू वाला है, EBITDA बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो कैश है मेन बिजनेस का, जिससे
जिससे आप बिज़नेस चला रहे हो वो आपका फॉल हो रहा है, ठीक है? मैं तक बिल्कुल नीचे गया था, उसके बाद कंपनी ने स्टेप लिया। ये प्रेज़ेंटेशन तो मैं बाद में बना रहा हूँ, उससे पहले हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया हो, कुछ के कॉस्ट हो एडवर्टाइज़मेंट के या एसेट एक्वायर के कॉस्ट उन्होंने कम किया हो, जिसकी वजह से कैश थोड़ा बढ़ा है। अब देखो, इसने ओवरऑल सब बता दिया है कि नेट रेवेन्यू अपना इतना है, एबिटा इतना है, जुलाई का कैश का जो प्रॉब्लम है देखो रेड कलर में हाइलाइट कर रहा है, फ्री कैश फ्लो 7 मंथ का इतना है। डेथ आपका हो गया है 92 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन के करीब हो गया है। इक्विटी आपका माइनस में जा रहा है, तो ओवरऑल इसने बता दिया। अब यहाँ पे है सो व्हाट, पीनल रिकवरी इज रियल बट इफ हैज नॉट रीच द बैंक अकाउंट, यानी कि पैसा पीएनएल का आपका रिकवरी यानी एआर रिकवरी आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट तक नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। एट द करंट रेट ऑफ आउटफ्लो द कंपनी हैज़ रफली 4.1 मंथ ऑफ कैश, यानी कि जो आपके पास कैश है यहाँ पर अराउंड 4 मिलियन, उससे आप 4 महीना ही कंपनी चला सकते हो। तो ये भी आपको एज ए सीएफओ समझना होगा कि आपके कंपनी के पास कितना कैश है और कितना दिन कंपनी को चला सकते हो, क्योंकि हर कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। उसके बाद 3 ड्राइवर एंड 2 ऑफ देम बोरो फ्रॉम द फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे इसने लिख दिया है, रेट में क्या है, कैपेक्स कैपेक्स है और ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना कम है और कैपेक्स कितना ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर उस तरीके से ये बता रहा है कि आपका जो है, उस तरीके से ये बता रहा है आपको कि आपका जितना का आपका कैश ऑपरेटिंग कैश जनरेट नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा आप कैपेक्स में खर्चा कर रहे हो। तो ये सीधा-सीधा मेन जो आपका पेन पॉइंट है, जो एक फाउंडर या सीईओ सोच देखना चाहेगा, वो यहाँ पे बता दिया है। अभी डिटेल में लिखा है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना रोक करके, ठीक है? यहाँ पर 2 ऑफ द 3 मार्जिन ड्राइवर रिवर्स व्हेन ग्रोथ स्पेंडिंग रीस्टार्ट। तो ये सारा आपको आइडिया दे रहा है ओवरऑल। बेस्ट केस डिलीवरी 133 मिलियन रेवेन्यू एंड 35 मिलियन एबिटा है। रिस्क इज टाइमिंग नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये क्यों कह रहा है कि टाइमिंग का रिस्क है, प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं। तो रेवेन्यू आपका इतना है, एबिटा इतना है, नेट इनकम इतना है, ठीक है? ये ग्रीन में आपका एबिटा है और ये फोरकास्टेड है कि हम अगर टाइटली सब कुछ मैनेज करें, जो भी मैनेज करने का कंपनी करती है, जो फोरकास्ट में इसने जो बजट बनाया है जिस कंपनी का, उस हिसाब से अगर फॉलो करें तो आपका ये एबिटा रहेगा और प्रॉफिट इतना रहेगा। लिक्विडिटी आपका क्रिटिकल कंडीशन में है, 4.8 मिलियन है, जैसे मैंने बताया। सिर्फ एवरेज आपका 1 मिलियन का एवरेज मंथली आउटफ्लो होता है, यानी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में आपका इतना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है? तो 4 महीने आप बिज़नेस चला सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कैश इनफ्लो आपका 2 हो रहा है, 2 मिलियन मान लीजिए, और 3 मिलियन आउटफ्लो हो रहा है, तो ये 1 मिलियन एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए ये कह रहा है कि 4 महीने तक। अगर ऐसा होता कि 3 मिलियन कैश इनफ्लो हो रहा है, 2 मिलियन कैश आउटफ्लो हो रहा है, 1 मिलियन आपके पास कैश बच रहा है, तो ये बात नहीं लिखता यहाँ पर कि 4 मंथ का रनवे है, क्योंकि 4 से अगले 4 महीने में 8 मिलियन हो जाता बढ़ करके। लेकिन ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसने लिखा है, क्योंकि मैंने डिटेल स्टडी करा है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी फाइनेंस एनालिस्ट हो या सीएफओ हो, वो बिज़नेस को ऑलरेडी समझ रहे होते हैं, ठीक है? रिसीवेबल क्वालिटी भी क्रिटिकल है आपका, क्योंकि 18 मिलियन का ईटीएफ है। अर्ली टर्मिनेशन फी जो मैंने बोला था, हार्डवेयर वगैरह आप देते हो तो बदले में आप बिलिंग करते हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आपको पेमेंट देना होगा, वो बिलिंग है। तो ये वो रेवेन्यू है जो 80% 90% पैसा वापस नहीं आता, यानी कि लोग हार्डवेयर भी रख लेते हैं और जब आप बिल करो तो उसका पेमेंट नहीं करते, तो उसमें रिकवरी कम है, तो इस पे फोकस करने को कह रहा है, ठीक है? अगर अब ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि ये फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से सारा पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिक्स कैश कन्वर्शन, डू नॉट रीओपन कैपिटल। अब यहाँ पे सजेशन दे रहा है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का, कि आपको फर्दर ओनर से इक्विटी लेने की ज़रूरत है या डेथ लेने की ज़रूरत है या इंटरनल कैश जनरेशन से आपको बिज़नेस चलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो रिकमेंडेशन है, एज़ ए सीएफओ आप खुद बोर्ड को रिकमेंड कर रहे हो कि मेरा सजेशन है कि हम ये चीज़ कट करें और अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही बिज़नेस को ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि इक्विटी सबसे ज़्यादा महँगा होता है और डेथ जो है लिक्विडिटी इश्यू में चल रही कंपनी, तो अपने पास यही एक बेहतर ऑप्शन बच रहा है, तो वो यहाँ बता रहा था। एज़ ए सीएफओ लेवल आपको बहुत कुछ सोचना होता है, कंपनी के हर चीज़ को दिमाग में रखना होता है, फिर आपका जिस चीज़ से फंडिंग ली है उसको भी मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ आपको देख के चलना पड़ता है। अब यहाँ पे पूरा वो डिटेल दे रहा है, मैं उसमें अगेन नहीं जाना चाहूँगा। तो ये था प्रेज़ेंटेशन। अब यहाँ पे भी कुछ आप बोल करके उसको फर्दर रिव्यू या एडिट करा सकते हो, क्लाउड एआई से कनेक्टेड है ऑलरेडी।
तो प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो मैंने इसको दिया था कमांड, वो देखता हूँ एक बार निकल जाए तो, वरना मैं आपको शेयर तो करूँगा ही। चलो, कमांड को वैसे भी मैंने चैटजीपीटी या जेमिनी से मैंने अपडेट कराया था कि आप अगर वही कॉपी पेस्ट करोगे तो वो और ज़्यादा बेहतर आपका प्रेजेंटेशन बना के देगा। और आप उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको प्रॉम्प्ट में डालना है। तो वो इसीलिए मैं ये ढूँढ रहा था ताकि मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा सकूँ कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है पीपीटी के लिए। वो दिख नहीं रहा मुझे। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो आपका जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आप बनाओगे तो उसको बोलोगे कि टेक्स्ट हैवी नहीं होने चाहिए, मिनिमलिस्ट होना चाहिए, हमारा इंडस्ट्री ये है और क्लाउड एआई के लिए रिक्वेस्ट करना है एज़ ए फाइनेंस हेड या सीएफओ लेवल पे आपको, या फिर एज़ ए बिज़नेस कंसल्टेंट कंपनी की तरह सोचना है। उस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीईओ के लिए। हम इसको इतना अच्छा डिज़ाइन करना 4 से 5 पेज में या 6-7 पेज में मैक्सिमम, ताकि हम सही से सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकें। और उसका ट्रेंड भी क्या होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पहले आपको करंट सिचुएशन में के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें प्रेजेंटेशन का भी ये स्टेप बाय स्टेप रहेगा कि पहले प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, फिर सेकंड प्रेजेंटेशन में फ्यूचर, जैसे पहले में पास्ट के बारे में डिस्कशन होगा, हम विन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, इनिशियली बता देंगे कि कॉन्टेक्स्ट पहले ही सेट करना है कि हम प्रेजेंटेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ पे कंपनी का मेन रिस्क एरिया है वो बता देना और एक्चुअल क्या सिचुएशन चल रहा है, ताकि कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाए। तो उसके बाद फिर फ्यूचर, उसके बाद फिर क्या सीख है, यानी कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि हमें क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन डिजाइन होता है। उसका हम आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर देंगे। देखिए आ ही गया, तो देख लेते हैं। एक्ट एज ए सीएफओ, हेड ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट यूजिंग डेटा आई प्रोवाइडेड, जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था। क्रिएट 3 से 4 स्लाइड, मैंने 3 से 4 स्लाइड क्रिएट करा है, आप चाहो तो 8-10 करा लेना, लेकिन अच्छा रिकमेंडेशन यही है कि 6 से 8 बहुत होता है। बोर्ड लेवल प्रेजेंटेशन लिखना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन मस्ट बी, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट लैंडस्केप में होना चाहिए, ठीक है, वो भी लिखना है। मिनिमलिस्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव लेवल डिसीजन फोकस होना चाहिए, सिमिलर टू टॉप टायर कंसल्टिंग इन्वेस्टिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो ये सब कुछ आपको साफ-साफ लिख देना। फिर फोकस क्या करना है, वेयर आर वी टुडे, व्हाट ड्राइविंग द परफॉर्मेंस, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट शुड मैनेजमेंट वरी अबाउट, मैनेजमेंट को किस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, व्हाट सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या चाहिए वो भी प्रेजेंटेशन में रहेगा, जो हम बोलेंगे कि हमें ये हेल्प चाहिए, फंडिंग चाहिए, या हम ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं या वैसे करना चाहते हैं, जो भी है सीएफओ का रिकमेंडेशन जरूर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। डू नॉट सिंपली प्रेजेंट नंबर, यानी कि पीपीटी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ड्राई हो, सिर्फ नंबर हो और बिग नेम हो, इबिडा हो, एडजस्टेड इबिडा हो, फ्री कैश फ्लो, और क्या आपको इस तरीके से जो भी डिफिकल्ट यील्ड परसेंटेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज बोल करके कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल रखना है। डेटा जो समझ में आए सामने वाले को, नॉन फाइनेंस को भी समझ में आए, ऐसा बनाना है। डू नॉट फैब्रिकेट डेटा, ये सब चीज आप डालना। उसके बाद फिर फाइनल स्टोरी शुड फ्लो। ये दो स्टोरी, ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि जो पीपीटी है उसका क्या होगा, इस 4 हिस्से 5 हिस्से होंगे। पहला, करंट पोजीशन क्या है हमारा, इससे कॉन्टेक्स्ट सेट होगा। उसके बाद फिर की ड्राइवर क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या होने वाला है हमारा, जो हम अगर क्या करने वाले हैं एज ए सीएफओ, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्यूचर प्लान बनाते वक्त, फाइनेंशियल मॉडल बनाने वक्त, वैसे वैसे भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले मीटिंग हुई भी होती है, उनका इनपुट होता है, उस बेसिस पे फ्यूचर आउटलुक बनाया है, जो कि हमने अभी क्लाउड एआई से बनाया है, एजम्पशन चेंज करके क्लाउड एआई को। आपके पास ऑलरेडी एजम्पशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिस्कशन है, तो वो भी आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन में ही दे देना कि इस रेवेन्यू सोर्स को इस परसेंटेज से ग्रो करना है, ये चीज, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप जब दोगे तो ऑलरेडी वो प्रेजेंटेशन आपके हिसाब से बनाएगा। फिर रिस्क फैक्टर क्या है, हमें क्या चीज चाहिए, फंडिंग चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, या हम अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, यानी बिजनेस के मेन कैश से ही हम बिजनेस चलाने वाले। डिसीजन, बोर्ड जो है वो डिसीजन लेगी। एंड हो गया प्रॉम्प्ट का, और मीटिंग का भी एंड हो गया, और हमारा भी लेक्चर एंड हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, और पहला प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा, दोनों को आप यूज करके आप फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल बनाओ। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, कोर्स सेक्शन में जाओ, वहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है, वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मॉडल किस तरीके से बनता है वो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। आप यहाँ तक आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और कमेंट करके बताओ, सजेस्ट करो, सजेशन दो, इससे एल्गोरिदम भी
बूस्ट होता है और हमारे चैनल को बेनिफिट मिलता है कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से और रिकमेंडेशन दूसरों को देने से या हमें कमेंट में हमें रिकमेंड दीजिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा और आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हम इसको और कैसे बेहतर और क्या टॉपिक पे आपको पढ़ा सकते हैं और क्या टॉपिक पे हम फर्दर आपको सिखा सकते हैं, स्टडी करा सकते हैं, ठीक है? वैसे डिटेल टेक्निकल का जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है कोर्स में, आप फ्री में आप पढ़ सकते हैं और अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारा खुद का वेबसाइट है ibsedu.co। आप यहाँ पे जाइए, जैसे यहाँ पर आप ibsedu लिखो .co तो ये आपका आ जाएगा, वेबसाइट है हमारा। यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज में जाकर के आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। 10 CFO लेवल माइंडसेट, उसके बाद फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग मास्टर क्लास जो यूट्यूब पे है, उससे यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्जन में, ज़्यादा प्रीमियम वर्जन में, ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कशन है। फिर हिंदी में भी FP&A का कोर्स और आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, वो सेकंड पेज में है, ठीक? ये इंग्लिश वर्जन FP&A का। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी यूएस गैप के पर्सपेक्टिव पे ये बुक है, ठीक है? वो आप देख सकते हो और आप उसका देखो, कॉस्ट भी मैंने बिल्कुल रीज़नेबल रखा है और मे बी आगे चल के हम बढ़ाएँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव क्लासेस भी लूँ, जैसे कि एक बैच बना कर के 30-40 लोगों का, फिर उसका एक कुछ फीस तो इससे बढ़ के रहेगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ़ आपको हम लेक्चर दे देते हैं और आप पढ़ लेते हो। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हम निकालते हैं एक कोर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग का, इसमें हम ये हमारा सिलेबस है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मॉड्यूल फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, चलो इंट्रोडक्शन का एक हमारा लेक्चर हो जाएगा, फिर सेकंड मॉड्यूल पे हमारा 4 अलग-अलग टॉपिक है, तो इसको मेबी 1 घंटे या 2 घंटे में कवर होगा। तो 1 वीक में होगा या 2 वीक में होगा, ये वीकली वाइज़ में सिलेबस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम वीकली संडे या सैटरडे 1-2 घंटे का डिस्कशन करेंगे। वो बैच हमारे साथ डिस्कशन करेगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जिसको एड्रेस कर सकते हैं, हाथ के हाथ एड्रेस करेंगे, जिसको नहीं कर सकते हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीक में आपको अपडेट ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सेशन चलेगा और ग्रुप डिस्कशन होगा और सारे लोग अपना रिकमेंडेशन, सजेशन भी दे सकते हैं और इस तरीके से हम, अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करोगे, कमेंट में बताओगे तो हम बैच चालू करेंगे और अभी तक नहीं किया है लेकिन आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं ऐसा बैच चालू करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।